हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेन आर्य और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं हॉर्नबिल इंग्लिश क्लास 11th की और चैप्टर सेकंड है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, इसका पार्ट 1 हमने कर लिया था। आज के वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, इस कहानी को, इस एडवेंचरस स्टोरी को लिखा है गॉर्डन कुक और एलन ईस्टन ने। ठीक है, 2 राइटर हैं इसके। और इस कहानी में अब तक हमने पढ़ा है कि राइटर उसकी पत्नी, लड़के और लड़की के साथ में पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाना चाहता है समुद्री रास्ते के द्वारा। ठीक है, और वो एक वेव वाकर नाम की एक शिप बनाता है, एक जहाज नाव बनाता है उसकी, और उसके साथ में चल पड़ता है। और जाने के बाद में, है ना, वो 1,05,000 किलोमीटर दूर की जो यात्रा है वो तो बहुत आराम से सफ़र तय कर लेता है उसका। लेकिन उसके बाद में वो 2 क्रू मैन को अपने साथ में रखता है। पहला है अमेरिकन लैरी विजिल और दूसरा है स्विट्जरलैंड का हर्ब सेगलर। ठीक है, और इसके बाद में क्यों रखता है वो? क्योंकि अब उन्हें जो समुद्री रास्ता है जिसमें उनको जाना था, है ना, दक्षिणी हिंद महासागर में, जो कि सबसे फ्यूरियस, जिसको सी कहते हैं, सबसे खतरनाक सागर कहा जाता है, उसमें अब उसको यात्रा करनी थी। इसलिए अपने साथ में तो क्रूमैन को रखता है ताकि रास्ते में कोई भी दिक्कत हो तो उनकी वो हेल्प कर सके। ठीक है, अब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बड़ी बड़ी जेजांटिक वेव्स, यानी कि बहुत ही झंझावत लहरें आती है। उसके शिप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, और इतना नुकसान पहुंचता है कि उसकी शिप का एक साइड का हिस्सा, जिसे स्टार बोर्ड साइड कहते हैं, शिप का दाहिना हिस्सा, वो बहुत डैमेज हो जाता है। और वो कैसे तैसे करके उसको रिपेयर करता है। इस सारी जो स्थिति होती है, सारी आपातकालीन स्थिति जो होती है, उसमें हमारा जो लेखक है वो, है ना, थोड़ा सा दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाता है। उसके मुंह में से खून आने लगता है, दांत टूट जाते हैं, है ना, सिर में चोट लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें आती है। उसकी लड़की जो होती है सुजैन, उसको भी सिर में चोट आई है, और उसकी पत्नी भी उसकी मदद करती है। दोनों क्रूमैन जो होते हैं वो वाटर को पंपिंग करते हैं, यानी कि जहाज में जो पानी आ रहा है उस पानी को बाहर निकाल रहे हैं। और उनके हैंड पंप, यानी हाथ का जो पंप होता है जिससे पानी निकालते हैं, वो जो है ख़राब हो चुके हैं। और जो उसका इलेक्ट्रिक पंप था वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया। यानी बहुत बुरी स्थिति में यहाँ पर लेखक फंस जाता है। समुद्र के बीचों बीच स्थित है, यानी हिंद महासागर में, जो सबसे फ्यूरियस महासागर जिसे माना जाता है, वहाँ पर है। अब हम आगे देखेंगे कि कहानी में आगे क्या होता है। क्या लेखक अपने परिवार की जान बचा पाता है? क्या वो सुरक्षित जो है ज़मीन पर वापस लौट आते हैं? इन सारी चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमने जो है लेसन की अंत किया था पिछले वीडियो का, कि जब उसका जो हैंड पंप है वो ख़राब हो जाता है और इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसको सूझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपने लोगों की जान बचाऊं, किस प्रकार इस जहाज़ के पानी को बाहर निकालूं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तभी मुझे याद आता है, लेखक को याद आता है कि उसके पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है जो कि चार्ट रूम के फर्श के ऊपर रखा है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप। हमने क्या किया, उसे ढूंढा और उसे एक आउट पाइप से कनेक्ट कर दिया। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। और भगवान का शुक्रिया है, हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो जो है काम करना शुरू कर देता है। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। जो पूरी रात थी, वो पूरी रात जो कि एंडलेस यानी अंतहीन रात थी, जो बहुत ही कड़वी ठंडी रात थी, बहुत ठंड थी समुद्र के बीचों बीच। और वो जो पूरी रात थी, वो पूरी रात 3 काम उन्होंने किए। पहला काम तो किया पंपिंग यानी पानी को बाहर फेंका, स्टीयरिंग को संभाला, और तीसरा काम उन्होंने किया वर्किंग द रेडियो, यानी जो रेडियो था उनके पास, उससे उन्होंने जो है वर्किंग यानी सिग्नल वगैरह भेजना चाहा, किसी से मदद मांगनी चाहिए। तो पूरी रात उन्होंने 3 काम किए। वी वेर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मेडे कॉल्स। लेकिन हमारे जितने भी मेडे कॉल से थे, मेडे कॉल से का अर्थ होता है कि बहुत ही डिस्ट्रेस कॉल से, डिस्ट्रेस यानी कि आपातकालीन स्थिति में हम किसी को कॉल करते हैं, तो वो संकट की स्थिति में वो कॉल कर रहा था, तो उन्हें इस कॉल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। विच वाज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इससे मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, क्योंकि ये दुनिया के बहुत ही सीमित से छोटे से हिस्से में से मैं कॉल लोगों को भेज रहा था, यानी कि बहुत ही रिमोट, यानी एक इतने बड़े महासागर के बीचों बीच वो था, और वहां से किसी को कॉल लगा रहा था और नहीं पहुंच पा रहा था। तो कभी कभी तो क्या होता है कि हम घर से किसी को कॉल करते हैं और नहीं बात कर पाते हैं, तो इतने बड़े महासागर से वो बात नहीं कर पा रहा था, तो उसको सरप्राइज नहीं हुआ कि ऐसा तो होना ही था। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जो लड़की है शू, है ना, सुजैन को शू बोलता है। शूज हैड स्वेलन अलार्मिंगली का अर्थ होता है बहुत तेजी से। उसका जो सिर था वो बहुत तेजी से सूज रहा था, स्वेलन यानी कि सूजना। सी हैड 2 एनॉर्मस ब्लैक आइज। उसकी 2 बड़ी बड़ी, है ना, काली काली आंखें थी, यानी कि वो आंखें बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। एंड नाउ सी सोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म।
इसके बाद में उसने मुझे अपने हाथ के ऊपर एक बहुत बड़ा कट लग गया था, जब उसको वो किसी से टकराई थी तो हाथ पर भी बहुत बड़ा घाव हो गया था। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, जब मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें यहाँ पर भी चोट लगी है, तो वो जवाब देती है, शी रिप्लाइड, I did not want to worry you when you were trying to save us all. मैं आपको उस समय चिंतित नहीं करना चाहती थी जब आप हम सब लोगों की जान बचाने में लगे हुए थे। यानी लड़की देखिए कितनी हिम्मत वाली है, उसने अपने पिता को उस समय परेशान नहीं किया, चाहे उसके सिर पे बहुत चोट थी, हाथ पे घाव लग गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने, उसका पिता जो है सबको बचाने में लगा था उस समय, उसको उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाई मॉर्निंग यानी सुबह तक, ऑन जनवरी 3 यानी 3 जनवरी की सुबह तक, द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। यानी 3 जनवरी की सुबह तक जब हमने जो पंप की जुगाड़ की थी, उसने वाटर लेवल को इतना पर्याप्त कर दिया था कि हम 2-2 घंटे का आराम कर सकते थे बारी बारी से। यानी कि वाटर लेवल लगभग सामान्य हो गया था, जहाज डूबने की संभावना बहुत कम थी। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वेर स्मैश डाउन टू द कील। लेकिन जब, है ना, बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस, उसने कहा कि अभी भी एक ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस का अर्थ होता है कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर लीक कहाँ पर था, जो हमारी बोट थी उसका जो वाटर लाइन था, वाटर लाइन का अर्थ ये होता है कि जितना भाग जो है बोट का पानी में डूबा रहता है, उस भाग के नीचे नीचे ही एक होल अभी भी था बोट में, और उसके कारण अभी भी पानी आ रहा था बोट के अंदर। और जब मैंने देखा तो मैंने क्या देखा कि जो बोट का स्टार बोर्ड साइड है, यानी कि जो दाहिना हिस्सा है, वो बहुत ही स्मैश्ड हो चुका है। स्मैश्ड यानी कि ज़्यादा जो है उसमें एक्सीडेंटली बहुत ही बुरी स्थिति उसकी हो गई, क्षतिग्रस्त हो गया था। और उसमें जो डाउन टू द कील, कील का अर्थ होता है जो उसका स्टील वाला भाग होता है, जिससे वो लकड़ी के नीचे नीचे का हिस्सा बना था नाव का, वहाँ पर, है ना, वहाँ तक वो पानी में डूबी थी, वहाँ उसके नीचे जो है छेद था, और उसके जो साइड वाला हिस्सा था बहुत ही स्मैश्ड हो चुका था, है ना, बुरी तरह से ग्रस्त हो चुका था। इनफैक्ट, हालांकि, इनफैक्ट का अर्थ होता है हालांकि, ठीक है, हालांकि देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए वॉल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस। हालांकि जो स्टार बोर्ड का जो हल था, यानी जो नाव का जो दाहिना हिस्सा है, उसका जो लकड़ी वाला भाग था, उसको सिर्फ कपबोर्ड पार्टीशन, यानी जो अलमारी में हम जो लकड़ी लगाते हैं ना, इस प्रकार की लकड़ी के सिर्फ 2 पार्टीशन थे, वही थामे हुए थे। इसके अलावा किसी भी चीज़ से वो थमा हुआ नहीं था, किसी भी चीज़ से वो बंधा हुआ नहीं था। यानी सिर्फ 2 लकड़ी के फ्रेम से ही पूरा स्टार बोर्ड साइड उसकी नाव का भी चल रहा था, इतनी तरह से वो डैमेज हो चुका था। We had survived for 15 hours since the wave hit। जो वो बड़ी लहर आई थी, उसने जो हिट किया था, उसके 15 घंटे तक हमने सर्वाइव किया। सर्वाइव किया यानी कि हमको अब लगभग 15 घंटे हो चुके थे उस लहर को जाए हुए, और हम 15 घंटे से अपने आप को बचाए रखे हुए थे। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो वेव वॉकर थी, लेखक को ऐसा लग रहा था कि वहाँ इतनी सुरक्षित नहीं है, अब उसमें इतना दमखम नहीं है, वो बहुत जगह से जो है टूट चुकी है कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचा सके, इतना दम अब हमारी वेव वॉकर में नहीं था। ठीक है, आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेट दैट देयर वेर 2 स्मॉल आइलैंड्स ए फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट। अब लेखक क्या करता है, उसका चार्ट है, चार्ट यानी नक्शा टाइप उसके पास में है, उसको कैलकुलेट करता है, उसको देखता है, और ये अंदाज़ा लगाता है कि हम जो स्थिति में हैं, हम जिस स्थिति में है, यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास 2 छोटे छोटे आइलैंड है। आइलैंड का अर्थ होता है समुद्र के बीचों बीच जो जगह होती है, ज़मीनी जगह, उसको आइलैंड कहा जाता है, जिसे द्वीप कहते हैं हम। ठीक है, उसने क्या अनुमान लगाया अपने नक्शे के आधार पर कि 2 छोटे छोटे द्वीप है अभी आसपास 100 किलोमीटर के आसपास। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम, और उनमें से एक का नाम है आइल एम्स्टर्डम, वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि क्या है, फ्रांस की एक ऑब्जर्वेटरी है। यानी कि जो फ्रांस सरकार की कुछ ऐसे लैब वगैरह वहाँ पर बनाई है, जिसमें कुछ साइंटिस्ट लोग रहते हैं और कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं, कुछ भी काम करते हैं। उनकी एक जो है फ्रेंच ऑब्जर्वेटरी है, जिसे उसने क्या कहा था, फ्रेंच साइंटिफिक बेस कहा था। यानी कि आइल एम्स्टर्डम फ्रेंच जो फ्रांस है उसकी प्रॉपर्टी थी। Our only hope was to reach these
पिन प्रिक्स इन द वेस्ट ओशियन। ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। हमारी एक सिंगल होप थी, हमें सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि कैसे तैसे करके इस पिन प्रिक्स का अर्थ होता है जैसे आपकी एक सुई होती है ना, सुई पिन होती है, उससे आप जितना सा निशान करते हैं ना उतना सा इस समुद्र में उतने से निशान के बराबर वो टापू था ना, कौन सा, आइल एम्स्टर्डम, उस टापू तक पहुंचना था हमको। तो पिन प्रिक्स का याद रखिएगा, पिन प्रिक्स इन द वेस्ट ओशियन, यानी कि इस विशाल महासागर में उस सुई के नोक के बराबर द्वीप पर, टापू पर पहुंचना ही हमारी सिंगल होप थी। यदि हम उस पर पहुंच जाएंगे तो हमारी जान बच सकती है, अन्यथा हम सब मारे जाएंगे। बट अनलेस द विंड एंड सीज एबेटेड सो वी कुड होस्ट सैल, लेकिन यदि हवा और समुद्र अबेटेड यानी कि यदि हवा थोड़ी धीमी पड़ जाए और समुद्र भी धीमा हो जाए ना, थोड़ा सी इसकी लहरें कम हो जाए, तो वी कुड होस्ट सेल, तो हम क्या होस्ट कर सकते हैं। होस्ट का अर्थ होता है लहराना, सेल यानी कि जो उसका वो कपड़ा था उसको लहरा सकते थे। क्यों लहरा सकते थे, क्योंकि जब तक तो कपड़े को नहीं लहराएंगे तब तक वो स्पीड नहीं पकड़ेंगे। अब वो जो है हवा बहुत चल रही थी, समुद्र की लहरें बहुत तेज थी, इसलिए वो क्या नहीं कर सकते थे, सेल को होस्ट नहीं कर पा रहे थे। अवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे जो चांसेस थे वो बहुत ही स्लिम थे। स्लिम यानी कि बहुत ही कम थे, वास्तव में बहुत ही कम थे उस टापू तक पहुंचने के। क्यों, क्योंकि हवा बहुत चल रही थी और लहरें भी बहुत तेज थी। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, जो वो ग्रेट वेव आई थी, ग्रेट वेव यानी जो वो 15 घंटे पहले आई थी ना शुरुआत में, वो जो बहुत भयंकर लहर, उस लहर ने हमारे ऑक्सिलरी इंजन को, ऑक्सिलरी ने एक और सहायक इंजन होता है नाव में, उसको पूरी तरह से जो है तहस नहस कर दिया था, काम करना बंद कर दिया था उस इंजन ने हमारे। अब आगे क्या होता है, 4 जनवरी को, तो ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, यानी 4 जनवरी को 36 घंटे लगातार पानी को पंप करने के बाद वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर, हमारी नाव में अब कुछ सेंटीमीटर पानी ही बचा था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पैस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब हमें सिर्फ उतना ही पानी बाहर निकालना था जितना कि नाव में इस छेद से आ रहा था, यानी कि हम बिल्कुल सामान्य स्थिति में आ चुके थे। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हमारा जो मेन मास्ट था यानी जो पोल था, वो बड़ा डंडा था, उसके ऊपर हम कुछ भी सेल यानी कि नहीं कर सकते थे, कपड़ा नहीं लगा सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, क्यों, क्योंकि रिगिंग का अर्थ होता है कि जो रस्से थे बड़ी बड़ी, यदि हम बड़े बड़े रस्सों को उस मेन मास्ट से कपड़े से बांधते तो जो हमारा वो हल वाला पार्ट था यानी जो उसका डैमेज सेक्शन था ना नाव का, उसके ऊपर नुकसान हो सकता था। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही है ना सिर्फ 2 लकड़ियों के सहारे जुड़ा हुआ था, यदि हम मेन मास्ट के ऊपर कपड़ा फहराते तो उसके ऊपर लोड आता और वो डैमेज हो सकता था। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जीप, इसलिए हमने छोटा सा कपड़ा ही होस्ट किया ने लहराया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड वेयर, और उस तरफ चल दिए जिस तरफ हमने सोचा था कि 2 आइलैंड है, यानी कि यहाँ पर स्थिति ये थी कि जो हमारा लेखक है वो अपना बड़ा कपड़ा जो मेन मास्ट के ऊपर नहीं फहरा सकता था, सिर्फ छोटा सा स्टॉर्म जिप के सहारे ही वो जा रहे थे और बहुत धीमी धीमी गति से वो जा रहे थे। मेरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर्स बिस्किट, अब जो उसकी पत्नी थी मेरी, उसने थोड़े से बिस्किट और एक कॉर्न्ड बीफ होता है, एक पैकेट होता है खाने का, वो ढूंढा कैसे तैसे। एंड वी एट अवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और हमने लगभग 2 दिन के बाद में भोजन किया था, यानी 2 दिन के बाद में उन्होंने कुछ खाया था। यानी यहाँ पर स्थिति ऐसी थी कि जान बचाने के सांस जो है लाले पड़ रहे थे, तो कैसे तैसे करके उन्होंने अपनी जान बचाई, और उनकी जो पत्नी थी मेरी उसने कुछ ढूंढा खाने के लिए, और उन सभी ने 2 दिन के बाद में कुछ खाया। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, अब यहाँ पर आता है रिस्पाइट का अर्थ होता है रेस्ट, लेकिन जो हमारा ये रेस्ट था ना ये बहुत कम समय के लिए था। क्यों था कम समय के लिए, क्योंकि आगे अभी और है ना जोखिम आने वाला था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, 4 बजे शाम को जो हमारे पीछे जहाज के पीछे काले काले बादल मंडराने लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बेक टू 40 knots एंड द सी वेयर गेटिंग हायर, और 1 घंटे के अंदर हवा की रफ्तार वापस 40 knots पर घंटे हो गई, और समुद्र की जो लहरें थी वो भी तेज होने लग गई। द वेदर कंटिन्यू टू डेटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, डेटेरियोरेट का अर्थ होता है बहुत ही बुरी स्थिति होना।
जो मौसम था वो लगातार बहुत बुरा होता जा रहा था पूरी रात। एंड बाई डाउन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट। और 5 जनवरी की डाउन तक, डाउन का अर्थ होता है सुबह तक, 5 जनवरी की सुबह तक हमारी स्थिति वापस डेस्परेट हो चुकी थी। डेस्परेट यानी कि निराशाजनक हो चुकी थी, वापस हम खराब स्थिति में फंस चुके थे। When I went to comfort the children, और जब मैं बच्चों का हालचाल पूछने के लिए उनके पास गया तो जॉन आस्क्ड डैडी आर वी गोइंग टू डाई। तो जॉन ने मुझसे पूछा कि पापा क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। तो मैंने उसे आश्वस्त किया कि नहीं, हम बच निकलेंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन उसने कहना जारी रखा कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये लेसन का नाम है जो उसके बच्चे ने कहा था, ध्यान से सुनिएगा। उसका बच्चा कितना हिम्मत वाला है, छोटा सा है, 6 साल का, और वो कहता है कि लेकिन डैडी हम मरने से नहीं डरते, यदि हम सभी साथ में हैं तो हम मरने से भी नहीं डरते हैं। यू एंड मम्मी, शू एंड आई, आप, मम्मी, मैं और शू, यदि हम चारों साथ में हैं तो हम मरने से भी नहीं डरेंगे। यानी उसका लड़का कितना हिम्मत वाला, उसने कहा कि हम मरने वाले हैं, ठीक है मरने भी वाले हैं तो हम नहीं डरेंगे क्योंकि हम साथ में तो हैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, मेरे पास उसे कहने के लिए शब्द नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड। लेकिन मैंने बच्चों के कैबिन को छोड़ा उसी समय, और मैं पूरी हिम्मत से, जितनी भी ताकत मेरे पास थी, जितने भी संसाधन मेरे पास थे, तो मैं पूरे डिटरमाइन के साथ, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ, है ना, निकल पड़ा कि मेरे को कैसे भी मेरे बच्चों को बचाना है। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, और मैंने क्या किया, जो वो कमजोर स्टारबोर्ड साइड थी ना, उसकी जो नाव का वो कमजोर हिस्सा जो डैमेज हो चुका था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स। मैंने क्या किया, टू हीव टू का अर्थ होता है ऊपर उठा देना, ठीक है, या थोड़ा सा ऊपर कर देना। विथ द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द अनकमिंग वेव्स, मैंने क्या किया, जो अनडैमेज पोर्ट था यानी जो बचा हुआ हिस्सा था नाव का, उसको उन लहरों के सामने कर दिया। जो लहरें तेज आ रही थी, अपने नाव का वो वाला हिस्सा जो सुरक्षित था उसको, है ना, लहरों के सामने कर दिया, और जो डैमेज वाला हिस्सा था उसको पीछे कर लिया। Using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrel of paraffin। अब ये काम उसने कैसे किया, उसने इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर, एक खुद से एक सी एंकर बनाया, एक समुद्री एंकर बनाया उसने। और किससे बनाया, बड़ी बड़ी जो नायलॉन की रस्सी थी उसके पास में, और 222 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, पैराफिन के उसके पास 2 ड्रम थे, ठीक है, जिसमें 222 यानी 222 लीटर उसमें जो है पैराफिन भरा हुआ था, शायद ऐसा कुछ उसमें फ्यूल वगैरह था। उसको उसने क्या किया, एंकर से जोड़ा, और वो जो अनडैमेज हिस्सा था उसको कैसे तैसे लहरों से अलग हटाया, और जो अच्छा सुरक्षित हिस्सा था उसको लहरों के सामने कर दिया। इस प्रकार उसने खुद के दिमाग से कुछ जुगाड़ बिठा के उसने अपनी नाव को कैसे तैसे बचाने का प्रयास किया। कौन सी साइड को, स्टारबोर्ड साइड को। दैट इवनिंग, अब उस शाम को क्या होता है, दैट इवनिंग मेरी एंड आई सेट टुगेदर, जो उसकी पत्नी थी मेरी और वो दोनों साथ में बैठे हुए थे, होल्डिंग हैंड्स, हाथ में हाथ डाले हुए बैठे हुए थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। और वो क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि जो मोशन ऑफ द शिप है, यानी जो मोशन था उसका, जो रवैया था शिप का, जहाज का जो रवैया था, जिसमें पानी भी आ रहा था टूटे हुए हिस्से से, उसको ऐसा लग रहा था वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर। तो हम दोनों ऐसा सोच रहे थे कि अब हमारा अंत बिल्कुल पास में, इसलिए दोनों पति पत्नी बिल्कुल साथ में बैठे हुए थे, चलो मरना तो है, साथ में ही मरते हैं। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। लेकिन जो वेव वॉकर थी, उसकी नाव जो थी, उसने, है ना, कैसे तैसे उस तूफान को सहन कर लिया, और 6 जनवरी की सुबह तक हवा ईजिंग हो गई। ईजिंग का अर्थ होता है थोड़ी धीमी पड़ गई। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। अब यहाँ पे सेक्सटेंट एक शब्द है, सेक्सटेंट का अर्थ होता है षटकोण। एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें जो है 4 दिशाओं के बजाय 6 दिशाओं का ज्ञान होता है कि हम किधर हैं, किधर हमको जाना है। तो जैसे थोड़ा सा स्थिति सामान्य हुई, हवा की चाल कम हुई, तो लेखक ने उसके सेक्सटेंट को पढ़ना शुरू किया। बैक इन द चार्ट रूम में वापस गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, मैंने हवा की गति के ऊपर काम किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, हवा का जो व्यवहार था उसके ऊपर मैंने काम किया। ड्रिफ्ट, उसका जो बहाव था उसके ऊपर मैंने काम किया। एंड करेंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन, और मैंने ये
पता लगाने की कोशिश की कि इस समय हम कहाँ पर हैं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वेयर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो मैं सिर्फ इतना पता लगा पाया, मैंने इतना जुगाड़ तुगाड़ करके ऐसा पता लगाया, क्या पता लगाया कि जो वो 1,50,000 किलोमीटर, ठीक है, वो जो समुद्र है कितना उसका क्षेत्रफल है, 1,50,000 किलोमीटर वाले समुद्र में वो 65 किलोमीटर लंबे चौड़े आइलैंड को ढूंढ रहे थे। यानी कि समझ लीजिए आप कि है ना कि रेत के ढेर में से उनको जो है एक आलपिन ढूंढना था, है ना, समझ में आ रहा है, रेत के ढेर में से आलपिन ढूंढना था। 1.5 लाख किलोमीटर लंबे चौड़े समुद्र में उनको सिर्फ 65 किलोमीटर वाला एक टापू खोजना था। While I was thinking, और जब मैं सोच रहा था, शू मूविंग पैनफुली ज्वाइंड मी, तो शू मेरे पास आई, दर्द के मारे वो बिल्कुल करा रही थी। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लिट्स। उसका जो लेफ्ट साइड का सिर था वो उस समय बहुत ज़्यादा सूज चुका था, और उसकी जो ब्लैक एंड आइज थी, जो काली काली आंखें थी, वो इस समय स्लिट्स दिखाई दे। स्लिट्स का अर्थ होता है कि आंखों के ऊपर जब सोजन आ जाती है ना, तो आंखें सिर्फ एक दरार जैसी दिखाई दे रही। उसकी आंखों के ऊपर भी सोजन, आंखें नहीं खुल पा रही थी, आंखें सिर्फ एक दरार जैसी लग रही थी। सी गेव मी ए कार्ड सी हैड मेड, और उसने मुझे कार्ड दिया जो उसने बनाया था। कार्ड देख लेते क्या था। ऑन द फ्रंट, सामने, सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मेरी एंड मी विद द वर्ड्स, उसने मेरा और मेरी का एक कैरिकेचर बनाया। कैरिकेचर आप देख सकते हैं, एक कार्टून, जैसे किसी व्यक्ति का कार्टून नुमा चित्र बनाते हैं उसको कैरिकेचर कहते हैं। तो मेरा और मेरी का उसने एक कार्टून बनाया, ठीक है, आप देख रहे हैं। और उसमें लिखा था हियर आर सम फनी पीपल, ये बहुत ही फनी लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या इन्हें देखकर आपको हंसी आती है। आई लव्ड ए लॉट एज वेल, मुझे तो बहुत हंसी आती है। इनसाइड वाज ए मैसेज, और उसके अंदर एक मैसेज लिखा था उसने, ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं आपसे कैसे कितना प्रेम करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ये कार्ड सुजैन ने क्यों लिखा था, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहती थी कि आप इतनी विकट परिस्थिति में भी आप हमारे साथ में हमको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बहुत ही, है ना, अच्छे लोग हैं। और वो बेस्ट की होप कर रहे थे कि हमारे साथ अच्छा ही होगा। यानी कि एक उसके ड्राइंग के माध्यम से वो हमें जो है इंस्पिरेशन दे रही थी, पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर लाने की सोच रही थी कि हम कैसे तैसे पॉजिटिव सोचें कि हमको बचना है। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, और कैसे भी करके हमको इस स्थिति से बाहर निकलना है, ठीक है। अब लेखक को जब ये चार्ट देखता है तो उसके अंदर थोड़ा सा और करेज आता है। आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, तो लेखक चेक करता है ना, गणना करता है, वापस पुनर्गणना करता है। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कैंपास, उनका जो कैंपास था, कैंपास जिससे वो दिशा का ज्ञान कर सकते थे, वो खो चुका था। एंड आई वाज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, और उनके पास जो बचा हुआ कैंपास था वो मैग्नेटिक वेरिएशन में, यानी जो चुंबकीय गतिविधियां थी उनमें ठीक से काम नहीं कर रहा था, यानी उनके पास जो सामान था वो भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, तो उसने क्या किया कि जैसे उसका जो कैंपस काम नहीं कर रहा था तो उसने खुद ही उसमें एक अलाउंस रखा, अलाउंस यानी थोड़ा सा मार्जिन रखा। फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन का ये वाला हिस्सा जिसमें वेस्टर्ली करंट्स यानी कि जो पानी का बहाव होता है वो पश्चिम दिशा में होता है, हवा का बहाव पश्चिम दिशा में होता है, इन सब चीज़ों को उसने कैलकुलेट किया और एक थोड़ा सा अलाउंस रखा, एक मार्जिन रखा। जब उसने जोड़ तोड़ किया तो इस चीज़ को ध्यान में रखा कि इसमें हवा किस तरफ बहती है, पानी किस तरफ बहता है, चुंबकीय वेरिएशन कैसा हो सकता है। इस प्रकार से उसने खुद की गणना के द्वारा, कैंपस की थोड़ी सी मदद ली और खुद की गणना के द्वारा उसने कैलकुलेशन किया। अबाउट 2 PM 2 बजे के आसपास, दोपहर को 2 बजे के आसपास, आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लेरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री। मैं लेरी के पास गया। अब लेरी कौन था? जो स्टीयरिंग संभाल रहा था, देख रहे हैं आप, यानी कि जो जहाज की स्टीयरिंग को संभाल रहा था उसके पास गया 2 बजे को और उसने बोला कि अपने जहाज को मोड़ लो और उसे 185 डिग्री पर ले लो। ठीक है, कहाँ पर ले लो? 185, 185 डिग्री पर ले लो। इफ वी वेयर लकी, यदि हम लकी हुए यानी यदि हमारी किस्मत अच्छी रही, आई टोल्ड हिम विथ ए कन्विक्शन, मैंने उसे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही कि यदि हमारी किस्मत अच्छी हुई, आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सेप्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM,
तो उसको तो जो है कन्विक्शन, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस था या नहीं था मैं नहीं समझ पा रहा था। तो मैंने उससे कहा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कि यदि हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हम शाम को 5 बजे, है ना, ये बात उसने दोपहर को 2 बजे कही, और क्या कहा कि शाम को 5 बजे हम उस आइलैंड के ऊपर पहुंच जाएंगे। ये कैलकुलेशन किसने लगाया था? लेखक ने लगाया था अपने जोड़ तोड़ के द्वारा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ चुका था। आगे बढ़ते हैं। देन विथ ए हैवी हार्ट, अब बहुत ही भारी मन से, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया, जहाज में जो नीचे वाला हिस्सा था वहां गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, मैं अपने बिस्तर के ऊपर चढ़ा, बंक यानी कि होता है बेड, और अमेजिंगली यानी कि बड़ी अजीब सी बात थी कि मुझे नींद भी आ गई। यानी इतनी बुरी स्थिति में, इतनी टेंशन वाली स्थिति में भी वो सरप्राइज था कि मेरे को नींद आ गई। वेन आई वोक अप एट इट आवाज 6 PM, जब मैं उठा तो शाम के 6 बज चुके थे। एंड ग्रोविंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मैं समझ गया था कि हम आइलैंड को मिस कर गए हैं। क्यों? क्योंकि यदि आइलैंड को आना था होता तो 5 बजे शाम को हम पहुंच जाते, लेकिन उसको ऐसा लगा कि हम आइलैंड को मिस कर चुके हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जो सेल हमारे पास है, सेल यानी कि जो वो कपड़ा जिसके जो फहरा रहा था, यदि उस जो कपड़ा हमारे पास जो बचा हुआ सेल है, वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली वाइंड्स, तो हम वापस या किसी दूसरी दिशा में इस सेल के सहारे नहीं जा सकते हैं। एट दैट मोमेंट आई ए टसल्ड हेड, उसी समय एक टसल्ड हेड, टसल्ड हेड का अर्थ होता है ऐसा सिर जिसके ऊपर बाल सारे बिखरे हुए हों। ए टसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माय बंक, मेरे बिस्तर के पास एक टसल्ड हेड आया। टसल्ड हेड यानी उसके लड़का जो था, उसके बाल बिखरे हुए थे, वो लड़का उसके पास आता है और कहता है कैन आई हैव ए हग, क्या मैं आपको गले लगा लूं? जोनाथन आस्केड, शू वाज राइट बिहाइंड हिम, जोनाथन ने उससे पूछा कि क्या पापा मैं आपको गले लगा लूं, और उसके पीछे कौन थी? सुजैन थी। Why am I getting a hug now? I asked. तो लेखक उससे पूछता है कि भैया मुझे क्यों गले लगा रहे हो, इस समय क्या बात है? Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. तो मेरे लड़के ने कहा क्यों आपको मैं हग करना चाहता हूं, क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं और इस दुनिया के सबसे अच्छे कैप्टन हैं। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, तो मैंने जॉन से कहा कि आज नहीं। मैंने उसको जवाब दिया कि आज मैं ना तो एक अच्छा पापा हूँ और ना एक अच्छा कैप्टन हूँ। यदि मैं अच्छा कैप्टन होता तो अभी तक हम आइलैंड के ऊपर होते। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, मैंने उसको डरते डरते कहा कि आज नहीं हूँ। तो वाई यू मस्ट बी, तो जो लड़का था उसने कहा कि नहीं, क्यों नहीं, आप हो। सेड शू, सुजैन ने भी कहा इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, बड़े ही तथ्यात्मक रूप से कहा कि क्यों नहीं हो, आप हो। यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड ढूंढ लिया है। व्हाट, आई साउटेड, क्या, मैं चिल्लाकर, है ना, चिल्लाने लगा मैं भी, क्या मैंने आइलैंड ढूंढ लिया है? इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो हमारे बिल्कुल सामने है। दे कोरस्ड, एक साथ आवाज में वो बोलते हैं जैसे बच्चे चीखते चिल्लाते से बोलते हैं कि वो हमारे सामने है। एज बिग एज ए बैटल शिप, उतना बड़ा है वो आइलैंड जितना एक युद्धपोत होता है। युद्धपोत यानी कि जो है ना लड़ाकू जो समुद्री जहाज होता है, उसने बड़े जहाज की तरह वो हमारे सामने है। आई रश्ड ऑन डेक एंड गैज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आयल एम्स्टर्डम, मैं डेक यानी कि जो उसका जहाज था उसकी छत की तरफ भागा और मैंने गैस्ड किया। गैस्ड यानी कि टकटकी लगा कर देखा, और बड़े ही इत्मीनान के साथ मैंने क्या देखा? आइल एम्स्टर्डम की आउटलाइन को, यानी कि जो वो हमारे सामने टापू था उसके बाहरी सिरे को मैंने देखा और बड़े इत्मीनान के साथ देखा। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, वहाँ वॉल्केनिक रॉक का एक निर्जन चट्टान की तरह टापू था। वॉल्केनिक रॉक यानी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं, और ब्लीक यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर बहुत कम जो है व्यक्ति रहते हैं। विथ लिटिल वेजिटेशन, जिसके ऊपर बहुत ही कम पेड़ पौधे थे। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड। अब वो दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड क्यों था? क्योंकि उनके लिए तो उसके ऊपर ही जान थी, है ना, उनकी जान वो आइलैंड ही बचा सकता था, इसलिए वो दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड था उनके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने क्या किया रात के समय? ऑफ शोर, ऑफ शोर का अर्थ होता है जो समुद्र, जो टापू था और जो समुद्र के बीच का स्थान था उससे थोड़ा सा दूरी, यानी समुद्र के किनारे से थोड़ा सा अंदर ही हमने क्या किया? एंकर्ड, एंकर्ड यानी कि हमने रस्सा लटका दिया। एंकर्ड का अर्थ होता है कि जहाज को जब कहीं थामना होता है तो एंकर को हम डाल देते हैं। तो उसने क्या किया? उस समुद्री जो सतह थी उससे थोड़ा सा दूर पानी में एंकर्ड कर दिया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहैबिटेंट्स ऑफ द
आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर। और हमने क्या देखा कि सुबह उसके ऊपर 28 व्यक्ति रहते थे, 28 साइंटिस्ट वगैरह रहते थे, उन्होंने हमारी मदद की अशोर करने में। अशोर यानी कि हमको उस टापू के ऊपर उतरने में हमारी मदद की। तो आपको बता दूं मैं, मार्टिन डेविविस है ना, मार्टिन डेविविस का अर्थ होता है कि जो फ्रांस ऑब्जर्वेटरी थी उसका नाम था मार्टिन डेविविस, जो कि उस आयल एम्स्टर्डम के ऊपर वो ऑब्जर्वेटरी थी, उसका नाम था मार्टिन डेविविस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वेर फुल ऑफ लेरी एंड हर्बी। उस जमीन के ऊपर जैसे मेरे पांव पड़े तो मेरे पांव जैसे जमीन पर लगे तो मेरे मन में विचार आया, माई थॉट्स वेर फुल ऑफ लेरी एंड हर्बी, चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डिस्ट्रेस डायरेस्ट स्ट्रेस। यानी कि जो लेरी और हर्बी थे, यानी इसके जो क्रू मैन थे, उन दोनों की प्रसन्नता और ऑप्टिमिस्टिक यानी कि पॉजिटिव सोच का मेरे मन में विचार आया कि आज मेरे पैर वापस ज़मीन पर पड़े हैं तो वो लेरी और हर्ब के कारण है, जिन्होंने इतनी विकट परिस्थिति में, इतनी विषम परिस्थितियों में भी मेरा साथ दिया और हिम्मत नहीं हारी। एंड आप मेरी पत्नी के बारे में मैंने सोचा, हूँ स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जिसने उन विकट परिस्थिति में स्टीयरिंग को संभाला। जिस समय मैं मरम्मत कर रहा था अपनी नाव के स्टारबोर्ड साइड को, उस समय उसने जो स्टीयरिंग को संभाला था, उसके तरफ मेरा ध्यान गया। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7 year old गर्ल, 7 साल की मेरी छोटी लड़की की तरफ मेरा ध्यान गया। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जिसने मुझे अपने सिर की चोट के बारे में दुखी नहीं होने दिया। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor ऑपरेशन टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, जिसके बाद में 6 ऑपरेशन हुए थे। यानी जिसको छोटी सी चोट समझ रहा था उसकी लड़की के, उसके 6 ऑपरेशन हुए थे। 6 ऑपरेशन इसलिए हुए थे क्योंकि बार बार, रिक्योरिंग का अर्थ होता है बार बार जो ब्लड का थक्का बन रहा था स्किन और स्कल के बीच में, त्वचा और खोपड़ी के बीच में जो बार बार रक्त का थक्का बन रहा था, धब्बा बन रहा था, उसके बाद में 6 ऑपरेशन हुए। उस इतनी गहरी चोट की तरफ भी मेरी लड़की ने मेरे को जो है ध्यान मेरा नहीं भटकाया उस समय जब मैं सभी की जान बचा रहा था। उसके लिए मैं थैंकफुल था। एंड ऑफ ए 6 year old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और 6 साल के मेरे लड़के की तरफ मेरा ध्यान गया जो मरने से नहीं डरता था। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से, इस एडवेंचरस कहानी से यही कहानी हमारी खत्म होती है कि वो वापस अपनी फैमिली को बचा पाया लेखक हमारा। और फैमिली कैसी थी उसके जो क्रू मैन थे वो भी पॉजिटिव सोच के साथ थे। फैमिली उसकी निडर थी, निर्भय थी, बेखौफ थी, क्योंकि वो साथ में थे। इसीलिए इस लेसन का नाम लेखक ने रखा था कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो इससे हमें सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है कि कितनी भी विकट परिस्थिति हो, कितनी भी मुश्किल भरे हालात हो, हमें हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ उसका सामना करना चाहिए, कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। और परिवार यदि साथ है तो सब कुछ साथ में है। ठीक है, ये सीख हमको मिलती है, चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए आपको घबराना नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि लेसन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इंग्लिश अच्छे से मैं समझा सकूं, मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।